else is there to watch? इस मूवी को एक गेम के साथ स्टार्ट किया जाता है और इस गेम का नाम डेडली होता है, जहां पर एक होस्ट एक डरी सहमी हुई लड़की को एक चेयर के साथ बांधकर उसे टॉर्चर कर रहा था। ये लड़की बहुत ही डरी हुई थी, सहमी हुई थी, जैसे किसी हेल्प आने का इंतजार हो। वो बेबस थी और टॉर्चर को बर्दाश्त करते हुए रो रही थी और इस लड़की की रोने की वजह सिर्फ एक ही थी कि वो गेम हार गई थी और इस गेम में हारने का मतलब जिंदगी से हार जाना था, यानी कि गेम में हारना मतलब मौत। और ये सब कुछ डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और स्क्रीन की दूसरी तरफ बैठे हुए लोग हंस रहे थे, मजे ले रहे थे, जैसे लड़की को तड़पाने से उन्हें मजा आता हो, सुकून मिलता हो। और ये सब कुछ उन लोगों के लिए सिर्फ एक एंजॉयमेंट थी, जैसे कोई बंदा मूवी देखकर एंजॉय करता है। अब ये लड़की अपनी जिंदगी के लिए तड़प रही थी, वो बेबस थी, वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी और उसके सामने पड़े हुए टेबल पर अलग अलग किस्म के 3 हथियार पड़े हुए थे और इन्हीं हथियारों में से किसी एक से लड़की को मारना था। तो होस्ट ने मुस्कुराते हुए ये अनाउंसमेंट की कि जो भी मुझे ज्यादा पैसे देगा मैं उसी के पसंद किए गए हथियार से इस लड़की को लाइव मार दूंगा। तो तभी एक लड़की ने होस्ट को $500 सेंड किए और होस्ट से कहा कि इसे चेनसा से काट दो। ये सुनते ही लड़की की आंखों में डर आ गया, जैसे उसकी सांसें बंद होने लगी हों, लेकिन सामने बैठे हुए बेरहम जालिम लोगों की आंखों में एक्साइटमेंट थी। होस्ट ने चेनसा उठाई और चेनसा की आवाज पूरे रूम में ही गूंजने लगी थी। जालिम होस्ट ने उस लड़की को बेरहमी से चेनसा से काट दिया था और लड़की दर्द से चीखती चिल्लाती रही, तड़पती रही और आखिरकार मर जाती है। और पुलिस को भी इस गेम की खबर मिल गई थी और वो होस्ट को पकड़ने के लिए वहां पर पहुंचे तो उन्हें सिर्फ 2 लोग ही मिले थे, लेकिन होस्ट वहां से भाग गया था। हर तरफ खून ही खून था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था जिसे बचाया जा सके। पुलिस ने हर तरफ तलाशी ली, फिर एक कंटेनर में से उन्हें एक बच्चा मिला। वह बच्चा बहुत ही डरा हुआ था, जैसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हो, क्योंकि वो भी इस गेम का हिस्सा था। अगर पुलिस टाइम से वहां ना पहुंचती तो शायद इस बच्चे को ना बचा पाती। और इसके अलावा बाकी लोग जो होस्ट के साथी थे वो पुलिस आने से पहले ही यहाँ से भाग गए थे। अब यहाँ से मूवी की स्टोरी कुछ टाइम पीछे चली जाती है। यहाँ पर हम एक पुलिस ऑफिसर बेन को देखते हैं जो अभी अभी घर पहुंचा ही था, तो उससे अपने मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन मिलता है कि खेल फिर से शुरू हो गया है। ये पढ़ते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और टाइम वेस्ट किए बगैर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। यहाँ पर सारे पुलिस ऑफिसर डार्क वेब पर बैठे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे उतरे हुए थे, वो बेबस थे और उन्हें गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो अभी तक इस होस्ट को ट्रैप नहीं कर पाए थे और वो हर बार इनसे बचकर निकल जाता था। इस बार होस्ट यानी कि प्रेजेंटर ने 2 लोगों को पकड़ा हुआ था और उन्हें फोर्स करके रॉक, सीजर, पेपर खेलने पर मजबूर किया। दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और वो ये भी जानते थे कि इस गेम के बाद इन दोनों की डेथ होगी, यानी कि इन्हें मार दिया जाएगा। अगर वो गेम खेलने से इनकार करते तो इन्हें टीजर गन से करंट दिया जाता था। जब गेम स्टार्ट होती है तो लड़की हार जाती है, वो बहुत ही चीखती चिल्लाती है, रोती है और कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो व्यूअर्स इस लड़की को मारने के लिए पैसे भेजते हैं जैसे मौत की बोली लग रही हो। तो फिर इस लड़की को चेनसा से काट कर मार दिया जाता है। ये मरने वाली वही लड़की होती है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और इस लड़की को चेनसा से काटने के लिए एक लड़की ने $500 दिए थे। अब बेन भी ये किलिंग ऑनलाइन देख रहा होता है, वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो फौरन से ही साइबर सिक्योरिटी टीम के पास जाता है और प्रेजेंटर को ट्रैक करने के लिए कहता है, लेकिन इनके लिए बैड न्यूज ये थी कि प्रेजेंटर एक एडवांस सिस्टम यूज कर रहा था जिससे उसकी लोकेशन हर बार या तो चेंज होती या फिर गलत मिलती थी। वो हर बार पुलिस को चकमा देकर बच जाता था और उसके जुल्म दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक लड़की काटिया दिखाई जाती है और इस जगह पर काटिया का अपने न्यू जॉब पर आज पहला ही दिन था। वो एक मासूम सी अच्छी लेडी थी और वो हर कस्टमर से अच्छे से डील कर रही थी। तभी उसकी कॉलीग सोफिया उसे मिलने के लिए आती है और ये दोनों हंसते हुए आपस में बातें करने लग जाती हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि उन्हें कोई देख रहा है। अब डार्क वेब पर बैठा हुआ वही प्रेजेंटर अब काटिया पर नजर रखे हुए था, लेकिन काटिया के अलावा उसने 3 और लोगों को अपने निशाने पर रखा हुआ था। अब वो अपना दूसरा शिकार चुनने वाला था और दूसरी तरफ बेन उसी सैको प्रेजेंटर का पुराना शो देख रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसका अगला कदम क्या होगा। बेन की नजर वीडियो में
बैठे हुए कुछ लोगों पर पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा सहमे हुए थे, डरे हुए थे। जब उसने उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की तो सच्चाई सामने आ गई और ये लोग कभी इस खतरनाक गेम का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ यादें बन गए थे क्योंकि प्रेजेंटर ने हर एक को बेरहमी से मार डाला था। प्रेजेंटर लोगों को किडनैप करता और फिर उन्हें मौत के खेल में अपना शिकार बनाता था। उधर काटिया अपने पहले दिन का काम खत्म करके घर जाने लगती है तो सोफिया ने उसे रोक लिया था क्योंकि सोफिया ये चाहती थी कि काटिया उसके साथ कुछ और टाइम गुजारे। तो काटिया मुस्कुराते हुए सोफिया को जवाब देती है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुक सकती क्योंकि घर पर मेरा बेटा और मेरी माँ मेरा वेट कर रही हैं। लेकिन सोफिया के बार बार कहने पर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और ये दोनों जूस पीने लगती हैं। वो जूस को पीते हुए हंसी मजाक करते हैं, लेकिन इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। और दूसरी तरफ प्रेजेंटर अपने लोगों को ये ऑर्डर दे चुका था कि स्टे अलर्ट और थोड़ा सा वेट करो, यानी कि प्रेजेंटर अब काटिया और सोफिया को किडनैप करने वाला था। अब जैसे ही काटिया जूस पीने के बाद घर जाने के लिए निकलती है तो वो एक सुनसान गली से गुजरती है। वहाँ हल्की हल्की सी स्ट्रीट लाइट चल रही थी, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। अचानक शैडोज मूव होते हैं, उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई है। तो काटिया घबराते हुए पलट कर पूछती है कि कौन है, लेकिन जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन अगले ही लम्हे कुछ लोगों ने उस पर अटैक कर दिया। काटिया ने उन लोगों से बचने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वो लोग बहुत ही तेज थे। किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया था जिससे काटिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और फिर सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। काटिया की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं। उसका सर चकरा रहा था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। आसपास बहुत ज्यादा अंधेरा था, हवा में एक अजीब सी कूलिंग थी। काटिया ने चीखने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वो डरी हुई थी। वो ये सोचती है कि अगर वो घर न पहुंची तो उसकी मॉम और उसका बेटा उसका वेट कर रहे होंगे। अगर मैं घर नहीं गई तो वो परेशान भी होने लगेंगे। और काटिया के साथ एक और आदमी भी था जिससे काटिया ने हकलाते हुए पूछा कि ये लोग कौन हैं, हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है। तो आदमी ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं भी किडनैप हुआ हूँ और मुझे भी बेहोश किया गया था। मुझे अभी अभी होश आया है, लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया मुझे एक झटका दे दिया गया। इसी बीच स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन आता है। प्रेजेंटर ने अपने अकाउंट पर एक न्यू किडनैपिंग की वीडियो डाल दी थी। बैन भी उस वीडियो को देखता है और गुस्से से अपनी टीम को कहता है कि इन लोगों की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, यानी कि ये लोग कहां पर रहते हैं, कहां पर काम करते हैं और कहां से किडनैप हुए थे, इसके बारे में मुझे हर डिटेल चाहिए। अब जितनी गहराई में बैन जा रहा था तो ये पजल जैसा केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। प्रेजेंटर तो जैसे इंसान था ही नहीं, वो कोई और ही चीज लगती है क्योंकि वो हर बार इन लोगों से बच निकलता था। तभी बैन के माइंड में एक आइडिया आता है। जिस आदमी को बैन ने खुद एक डार्क वेब केस में अरेस्ट किया था वो इंसान कोई आम इंसान नहीं था। उसने डार्क वेब से एक आदमी को ट्रैक करके पकड़ लिया था और उसे मार डाला था। इसलिए उस कैदी को अच्छे से पता था कि इस डार्क वेब की दुनिया में कैसे घुसा जा सकता है। बैन ने उसके सामने किडनैप हुए लोग जिन पर शो में जुल्म किए गए थे उनकी काफी पिक्चर इसके सामने रख देता है और उसे गुस्से से कहता है कि मैं जानता हूँ तुझे डार्क वेब की दुनिया की बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन है और मुझे इस प्रेजेंटर तक पहुँचना है, तो क्या तुम मेरी उस प्रेजेंटर तक पहुँचने में मेरी हेल्प करोगे। कैदी एक नजर उन पिक्चर्स को देखता है और फिर कुछ सोचते हुए बैन से कहता है कि इस प्रेजेंटर को पकड़ना भूल जाओ, ये आदमी डार्क वेब की दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है और इसे पकड़ना नामुमकिन है। और बैन को मजीद बताता है कि ये हमेशा से ही एक कदम आगे रहता है, ये पुलिस की हर चाल को पहले से ही भांप लेता है, इसकी हर मूवमेंट बैकअप से प्रोटेक्ट होती है और तुम कुछ भी कर लो इसे नहीं पकड़ सकते। बैन फिर से मायूस हो जाता है। उसे लगा था कि उसे इस आदमी से कोई क्लू मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा उसके रास्ते ही बंद हो रहे थे। वो मायूसी के साथ अपने ऑफिस में वापस आ जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे एक और बैड न्यूज मिलती है कि प्रेजेंटर ने 2 और लोगों को किडनैप कर लिया है। वो दिल्ली गेम को और ज्यादा आगे बढ़ा चुका था, मासूम लोग मर रहे थे, लेकिन पुलिस अभी भी बेफिक्र बैठी थी, जैसे उसे कोई टेंशन ही ना हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अब तक
प्रेजेंटर का दूसरा शो भी स्टार्ट हो गया था। इस बार ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसने अपनी गेम में कई सारे लोगों को बुलाया हुआ था और उन लोगों में से कटिया भी थी। स्टेज के बीचों बीच एक टेबल पर गन रखी हुई थी। प्रेजेंटर ने ऑडियंस से एक्साइटेड होते हुए कहा कि आज का खेल बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पर एक रिवॉल्वर है और उसमें सिर्फ एक ही गोली है और हमारे पास सिर्फ 6 कंटेस्टेंट हैं। ऑडियंस और ज्यादा एंजॉय करने लगी और प्रेजेंटर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि किसकी किस्मत अच्छी है और किसकी बुरी, ये बात डिसाइड करेगा ये ट्रिगर। चलो देखते हैं कि कौन बचता है और कौन मरता है। गेम स्टार्ट होती है और हर एक को रिवॉल्वर दी जाती है और उन्हें अपने सर पर रखकर ट्रिगर दबाने के लिए कहा जाता है। पहले आदमी ने ट्रिगर दबाया तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे इंसान ने ट्रिगर दबाया फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही कटिया की बारी आती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसने भी डरते हुए ट्रिगर दबाया लेकिन तभी भी कोई भी गोली नहीं चलती। लेकिन अगले ही लम्हे एक और इंसान कांपते हुए ट्रिगर दबाता है और तभी एक गोली की आवाज होती है, यानी कि उस आदमी का सर गोली लगने से उड़ जाता है और खून पास बैठे हुए लोगों पर भी गिरता है और उस आदमी की डेथ हो जाती है। कुछ लोग खुशी से चिल्ला रहे थे और कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे। अब एक और आदमी ने जैसे ही ट्रिगर दबाया तो गोली की बजाय उसमें से झंडा निकलता है जिस पर लिखा हुआ था यू लूज और स्टेज पर हंसी का माहौल बन जाता है। लेकिन सब लोग ये जानते थे कि इस आदमी का अंजाम भी वही होने वाला है, यानी कि मौत। तभी एक लड़की ने अचानक से $500 सेंड किए और कहा कि इस आदमी को ब्लीच पिला दो। ये देखकर प्रेजेंटर मुस्कुराते हुए कहता है कि ओके ठीक है, क्योंकि हमारे VIP ऑडियंस की मांग कभी भी टाली नहीं जा सकती। अगले ही लम्हे उस आदमी को पकड़कर जबरदस्ती ब्लीच पिला दिया जाता है। उसकी बॉडी कांपने लगती है, उसकी आंखें उलट जाती हैं और फिर कुछ ही देर के बाद वो मर जाता है। और अब इस शो का खौफ हर जगह फैल गया था। अगले ही दिन न्यूज़पेपर में ये न्यूज हेडलाइन थी कि डेथ गेम शो एक ऐसा गेम है जो लोगों की जान ले रहा है। लेकिन पुलिस ने डेथ गेम का कुछ भी नहीं किया जिससे वो प्रेजेंटर पकड़ा जा सके और लोगों की जान बच पाए। अब जब लोकल पुलिस इस केस को सॉल्व करने में नाकाम हो गई थी तो ये केस FBI को सौंप दिया जाता है और इस बात का इल्म प्रेजेंटर को भी हो गया था। इसलिए प्रेजेंटर हर चीज को बड़े गौर से देख रहा था। दूसरी तरफ काटिया के साथ एक और कैदी साशा भी था। काटिया और साशा मिलकर दोनों ये प्लान बनाते हैं कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पर ही रहें तो इनका मरना तय होगा। अब ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि जब वो लोग इन्हें लेने आएंगे तो ये लोग उन्हें मारकर उनकी गन छीन लेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। इन दोनों की ये प्लानिंग प्रेजेंटर ने भी सुन ली थी और फिर उसने काटिया को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे कहता है कि क्या तुम ये नहीं जानती कि यहाँ पर बात करना मना है और तुमने बात करके रूल तोड़ दिया है और रूल तोड़ने की सजा होगी और मैं ये सजा तुम्हें नहीं दूंगा, बल्कि तुम जिसके साथ प्लानिंग कर रही थी मैं सजा उसे दूंगा ताकि तुम दोबारा से ऐसी कोई भी गलती ना कर सको। अब स्क्रीन पर ये लोग दोबारा से लाइव आ जाते हैं और जिस लड़की को सजा देनी थी उसे लाइव सबके सामने उसके पैरों पर कोड़े मारते हैं और उसे तड़पता हुआ देखकर ऑडियंस को बहुत ही मजा आ रहा था। इसलिए ऑडियंस शो को धड़ाधड़ लाइक करती जा रही थी। अब यहाँ पर FBI वालों को भी इनकी लोकेशन का पता नहीं चल पाता और अब बेन दोबारा से उस कैदी के पास जाता है जिससे उसने हेल्प मांगी थी। तो वो कैदी से पूछता है कि आखिर प्रेजेंटर यानी कि होस्ट क्या चाहता है। तो कैदी कहता है कि वो कुछ भी नहीं चाहता, उसे बस लोगों को तकलीफ देने में मजा आ रहा है और उसे लगता है कि ऐसा करने से वो फेमस हो जाएगा, वो मशहूर हो जाएगा और वो ये सब कुछ करके उन लोगों को अपने जैसा बनाना चाहता है जिन्हें टॉर्चर अच्छा लगता हो, जो दूसरों को टॉर्चर करते हो। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि FBI वालों के साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहां वो शर्मिंदगी का इजहार करते हुए बताते हैं कि अभी तक वो लोग उस आदमी की लोकेशन ट्रैप नहीं कर पाए, लेकिन जल्द ही वो लोग उस आदमी को पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि प्रेजेंटर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन जो अपने घर आया था वहाँ पर इसके लिए सरप्राइज था कि उनके घर में एक बेटी पैदा होने वाली थी। ये सुनकर उसे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन ये सुनकर वो खुशी का इजहार नहीं कर पाता क्योंकि वो प्रेजेंटर वाले केस में बहुत ही ज्यादा मगन हो गया था और
इस तरह से उसकी वाइफ को ये लगने लगा था कि बेन उससे और उसकी बेटी से खुश नहीं है। फिर हम दोबारा से प्रेजेंटर के शो को देखते हैं जहाँ पर वो 4 लोगों की पिक्चर को दिखाता है और बताता है कि अगले दिन वो इन 4 लोगों को किडनैप करने वाला है। इसका मतलब ये था कि वो पुलिस वालों को चैलेंज दे रहा था और चैलेंज के साथ साथ एक मौका भी दे रहा था कि इसे पकड़ लो। तो पुलिस वाले फौरन से ही उन किडनैप होने वाले लोगों की लोकेशन ट्रैप करने लगते हैं। इतनी देर में बेन जब ऑफिस में आता है तो उसे मीडिया वाले घेर लेते हैं और प्रेजेंटर जैसे ही बेन की मीडिया टॉक देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि बेन एक नॉर्मल सा आम सा पुलिस वाला नहीं है जो इस केस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है। तो प्रेजेंटर बेन की इंफॉर्मेशन निकलवाता है तो उसे पता चलता है कि बेन की मॉम और उसकी सिस्टर का किसी ने बेदर्दी से दोनों का कत्ल कर दिया था। बेन अपनी सिस्टर और मॉम को बचा नहीं पाया था, इसलिए उसे इस बात का बहुत ही अफसोस था और अपने इस पछतावे को खत्म करने के लिए वो मासूम लोगों की जान बचाने के मिशन पर था। अब हम प्रेजेंटर को देखते हैं जो फाइनली उन लोगों को भी किडनैप करवा चुका था जिनकी पिक्चर दिखाकर पुलिस वालों को चैलेंज किया था। इसमें एक बहुत ही छोटी सी बच्ची भी थी जो इस शो को देखती थी। उसे लग रहा था कि ये शो वाले उसे कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन प्रेजेंटर ने उसे बताया कि अगर वो इस शो में आ गई है तो अब वो इसके शो की फैन नहीं रही बल्कि वो भी इस शो का हिस्सा बन चुकी है। जैसा सलूक सब लोगों के साथ होगा वैसा ही सलूक इस छोटी बच्ची के साथ किया जाएगा। ये कहते ही वो कैमरे की तरफ आता है और ऑडियंस को बताने लगता है कि आज वो लोग डॉज गेम खेलेंगे जिसमें इन गेमर ने एक दूसरे को बॉल मारनी थी और इस बॉल से बाकी लोगों ने बचना था। अगर ये बॉल किसी को लग गई तो वो हार जाता था, मतलब वो जिंदगी से हार जाएगा और मारा जाएगा। अब गेम स्टार्ट होती है, ये लोग एक दूसरे को बॉल मारते हैं और काफी लोग यहाँ पर हार जाते हैं। जैसे ही उस छोटी बच्ची और एक ओल्ड मैन का एक दूसरे के साथ सामना होता है तो ओल्ड मैन बॉल को नीचे फेंक देता है। बजाय उस लड़की को मारने के उसने प्रेजेंटर से कहा कि मैंने हार मान ली है और मैं उस लड़की को नहीं मार सकता। ये सुनकर प्रेजेंटर ने उसे कहा कि यहाँ पर गेम तुम्हारी मर्जी से नहीं खेला जाएगा और यहाँ पर ओल्ड मैन को एक वायर का टुकड़ा मिलता है जिसे वो अपने जूते में छुपा लेता है। अब काफी दिन गुजर जाते हैं, प्रेजेंटर भी शो ब्रॉडकास्ट नहीं करता। काफी दिन के बाद जब प्रेजेंटर का शो ब्रॉडकास्ट होता है तो बेन के साथ साथ सभी पुलिस ऑफिसर और FBI एजेंट्स उस शो को देखने लग जाते हैं। अब क्योंकि प्रेजेंटर को बेन के बारे में पता लग गया था, वो बार बार शो में बेन का नाम ले रहा था। वो ये भी जान गया था कि पुलिस वाले इस शो को देख रहे हैं। अपनी ऑडियंस के साथ साथ वो पुलिस वालों को भी बताता है कि पिछले दिन ओल्ड मैन ने रूल तोड़ा था जिसकी वजह से अब दोनों की जान जाएगी, लेकिन बेन यहाँ पर किसी एक की जान बचा सकता है। तो अगर वो सिलेक्ट करे कि किसे मारना है तो एक की जान बच सकती है। सब बेन को मना कर रहे थे कि वो चूज ना करे, लेकिन तभी प्रेजेंटर कहता है कि अगर बेन ने इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट ना किया तो दोनों ही मारे जाएंगे। तो एक की जान बचाने के लिए बेन ने फौरन से ही 2 का बटन प्रेस कर दिया और दूसरे नंबर पर लड़की होती है। तो बेन के बटन प्रेस करते ही उस लड़की को मार दिया जाता है। इतनी देर तक पुलिस वाले भी उसकी लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चला कि ये शो तो उस लोकेशन पर हो ही नहीं रहा जो लोकेशन इन्हें पता चली थी। हंसते हुए उसी वक्त प्रेजेंटर ने कहा कि तुम्हारे साथ गेम खेली गई है, तुम मेरी लोकेशन तक पहुंच जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जिस लोकेशन पर तुम लोग पहुंचे हो वो भी मैंने ही बताई है। और ये कहते ही शो यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो उस बच्ची की डेथ का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था, इसलिए शार्प वायर जो उसने अपने पास अपने जूते में छुपाई हुई थी वो उसके जरिए अपनी नसें काट कर अपनी जान दे देता है। जैसे ही बाकी लोगों ने यहाँ पर उसी ओल्ड मैन को मरे हुए देखा तो सबको बहुत ही दुख हुआ था। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि अब बेन भी मासूम लड़की के मरने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और उसकी डेथ का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था। वो इस चीज से बाहर निकलना चाहता था, कुछ करना चाहता था, लेकिन जब वो अपने ऑफिस जाने के लिए अपने रूम से निकलने लगता है तो उसे अपने दरवाजे पर एक पार्सल रिसीव होता है और वो ये भी जानता था कि ये पार्सल जरूर प्रेजेंटर ने भेजा होगा, क्योंकि प्रेजेंटर बार बार
बेन को इन सब में घसीटना चाहता था। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंटर खुद काटिया के पास आया है और वो काटिया को बताता है कि आज तुम्हारी डेथ होगी, अगर तुम चाहो तो अपने छोटे लाइन से बात कर सकती हो। ये सुनकर वो हैरान होती है क्योंकि छोटा लाइन अपने बेटे को ही कहा करती थी। तो सोचती है ये बात इस प्रेजेंटर को कैसे पता चली। तो उसे याद आता है कि उसने किडनैप होने से पहले ये बात अपनी कोलीग सोफिया को बताई थी। और फिर प्रेजेंटर उसे कैमरे के सामने लेकर जाता है और वहाँ पर उससे पूछता है तुम्हें कौन याद आ रहा है। तो कटिया कहती है कि मैं अपने बेटे और अपनी कोलीग सोफिया को याद कर रही हूँ। दूसरी तरफ बेन को ये याद आता है कि उसने काटिया के बारे इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। वो तो सिर्फ एक ही दिन जॉब पर गई थी। अगर तो काटिया ने अपनी कोलीग का नाम लिया है तो इसका मतलब ये है कि बेन के लिए प्रेजेंट तक पहुंचने के लिए ये एक क्लू है। तो जरूर काटिया की कोलीग सोफिया भी इन सब में इन्वॉल्व होगी। वो सोफिया से मिलने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर सोफिया तो पहले उससे कोई भी बात नहीं करती, लेकिन फिर वो कुछ नोट लिखकर बेन को बताती है कि उसके बेटे को भी इन लोगों ने किडनैप किया हुआ है और यहाँ पर लगे हुए कैमरास में से प्रेजेंटर इन्हें देख सकता है। उसने जो कुछ कटिया के साथ किया वो सब कुछ करना उसकी मजबूरी थी। तो बेन उससे पूछता है कि जब तुम अपने बेटे को रिहा करवाने के लिए गई थी तो तुम्हारा बेटा उस वक्त कहाँ पर मिला था। तो सोफिया उसे वो जगह बता देती है, जिससे बेन समझ जाता है कि प्रेजेंटर जरूर वहाँ पर ही शो करता होगा। बेन विदाउट किसी को इन्फॉर्म किए वहाँ पर पहुँच जाता है और बेन ने वहाँ पर जाने से पहले पुलिस बैकअप भी बुला लिया था। इतने में हमें शो में दिखाया जाता है कि जब सारे लोग गेम खेल रहे थे तो उन्हें गन्स दे दी गई थी और इस मर्तबा इस सभी लोग ये डिसाइड कर आए थे कि वो खुद को मारने की बजाय यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारकर खुद को आजाद करवा लेंगे और इसी दौरान ही इन लोगों पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जवाबन प्रेजेंटर के सिक्योरिटी गार्ड ने भी इन पर फायरिंग की, जिसमें 2 गेमर मारे जाते हैं, लेकिन बाकी 3 लोगों ने यहाँ से भागने की बहुत ही कोशिश की और इनमें कटिया और इसके साथ साशा भी था। और साशा के साथ ही मिलकर काटिया ने यहाँ से भागने की प्लानिंग की थी और इस प्लानिंग का प्रेजेंटर को भी पता लग गया था। तो उसने साशा को बहुत ही मारा था। अब जब ये लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे तो साशा को गार्ड ने पकड़ लिया था। तो साशा उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम यहाँ से भाग जाओ और पुलिस को यहाँ की लोकेशन बता दो। काटिया यहाँ से भागने ही वाली थी तो बेन उससे रास्ते में टकरा जाता है और बेन काटिया को घबराते हुए देखकर उसने काटिया को तसल्ली दी कि मैंने पुलिस को यहाँ पर बुला लिया है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेन अब काटिया को छुपा कर खुद आगे की तरफ जाता है और प्रेजेंटर उस वक्त एक रूम में बैठा हुआ था और प्रेजेंटर ने बेन को देखकर कहा कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझ पर गोली चलाओ। बेन ये सुनते ही बगैर कुछ सोचे समझे प्रेजेंटर को शूट करके मार डालता है। शूट करने के बाद जैसे ही उसके पास जाता है तो मास्क उतारकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी प्रेजेंटर नहीं था। उसने एक मासूम लड़की को शूट करके मार डाला है और प्रेजेंटर उसके आने से पहले ही यहाँ से निकल गया था। ये सब कुछ लाइव शो में चल रहा था और शो के व्यूअर्स ये सब कुछ देखकर हंसने लग जाते हैं और यहाँ पर बेन का मजाक बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस यहाँ पर आ गई थी। उन्होंने काटिया को तो बचा लिया था, लेकिन काटिया के अलावा उन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं मिला था। और दूसरी तरफ प्रेजेंटर की वाइफ उसका बाहर वेट कर रही थी। प्रेजेंटर गाड़ी में बैठता है तो उसकी वाइफ गाड़ी चलाकर उसे यहाँ से दूर ले जाती है और इसके बाद हम ये भी जान पाते हैं कि प्रेजेंटर की वाइफ कोई और नहीं बल्कि सोफिया ही होती है और सोफिया ने ही बेन को फंसाने के लिए ये पूरी प्लानिंग की थी अपने हस्बैंड प्रेजेंटर के साथ मिलकर। अब हम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दोबारा से प्रेजेंटर को देखते हैं, जो आज अपने ऑडियंस को ये बताता है कि वो इस डेडली गेम का सीजन 2 लेकर आने वाला है। और ये सुनते ही उसके व्यूअर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और पुलिस के लिए ये एक नया चैलेंज सामने आ जाता है और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। शुक्रिया।